देखिए पहला तो हमने ओवरऑल ये देखा कि मैनेजमेंट को करना क्या है। मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है। अब वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कंपनी के तमाम तर फाइनेंसेस को मैनेज करना है, जिसके लिए हमने सबसे पहले देखा था कि आप कंपनी के अंदर फंड्स कहां से रेज करेंगे। यानी कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो कैसे इंजेक्ट किया जाएगा। तो पहला हमें इस बात का ख्याल करना है कि हम ऐसे सोर्सेस का इस्तेमाल करें जिससे कंपनी की कॉस्ट कम से कम हो। तो हमें ट्राई करना है लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहला तो ये होना चाहिए कि हमें ऐसे सोर्सेस यूज करने हैं जो कि हमें सस्ते से सस्ते पड़े। फिर उन फंड्स को हमने करना है इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट कहां करना है, जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। अब इसमें हमें एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, दूसरा बिजनेस में शॉर्ट टर्म यानी वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके अलावा हमने देखना होता है कि हम सरप्लसेस को किस तरह से मैनेज करेंगे। सुनील, हम ये बात कर रहे हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एजेंट्स की। एजेंट्स कौन है? मैनेजमेंट। देखिए, पैसा मैनेजमेंट ने नहीं लगाना है, पैसा इन्वेस्टर ने लगाना है। मैनेजमेंट को क्या करना है कि उसको इस तरह से मैनेज करना है कि हमारा मकसद अचीव हो जाए। ऐसे डिसीजंस लेने हैं कि उनका मकसद अचीव हो जाए। और मकसद क्या होना चाहिए? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। उसके लिए हम देख रहे थे कि पहले तो जो फंड्स आप यूज करते हैं, जो सोर्सेस आप यूज करते हैं, वो आपने लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कम से कम खर्चे वाले फंड्स रेज करने हैं और उसको इन्वेस्ट करना है इस तरह से कि आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकें। अगर आपने खर्चा कम किया और रिटर्न ज्यादा जनरेट किया, दिस विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। सोर्सेस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि तीन तरह के सोर्सेस हमने देखे थे। एक, कंपनी पैसा लेती है डेट होल्डर से, यानी कंपनी चाहे तो बॉन्ड इशू करे, डिबेंचर्स इशू करे, लोन नोट्स इशू करे, कन्वर्टेबल्स इशू करे। देयर आर मल्टीपल चैनल्स जिसके तहत इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जाता है कि आप हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन लायबिलिटी में क्या होता है कि हम इन्वेस्टर्स को गारंटीड रिटर्न देते हैं और उनकी प्रिंसिपल रीपेमेंट भी गारंटीड होती है।
अगर कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी के बॉन्ड्स, लोन नोट्स, डिबेंचर्स खरीदता है तो उसको उसके पैसे डूबने का कोई भी खतरा नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट ने उसको सिक्योर किया हुआ है। दूसरा सोर्स हम यूज कर रहे थे प्रिफर्ड कैपिटल, यानी प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें भी रिटर्न गारंटीड है और रीपेमेंट भी गारंटीड हो सकती है अगर के रिडीमेबल है तो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था? इनको हैसियत रखी जाएगी, इनको फारिग किया जाएगा डेट होल्डर्स के बाद। यानी खुदा ना खास्ता अगर कंपनी दिवालिया होती है, इंसॉल्वेंट होती है, बैंकरप्ट होती है, कंपनी के नुकसानात बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लिक्विडेट हो जाती है, तो इन दैट केस सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को उनके पैसे वापस किए जाएंगे और दूसरी तरजीह दी जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो ये रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आएंगे। और सबसे लास्ट नंबर पे कौन आएगा? ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स। ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स को रिटर्न गारंटीड नहीं है। इनको रिटर्न मिलेगा अगर के कंपनी के पास प्रॉफिट्स हुए, नंबर वन। नंबर टू, कंपनी के पास अगर कैश अवेलेबल हुआ। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है लेकिन कंपनी के पास कैश नहीं अवेलेबल होता तो भी इनको रिटर्न नहीं दिया जाएगा। और मैनेजमेंट की जाने से, कंपनी की तरफ से इनको इनका प्रिंसिपल भी कभी वापस नहीं किया जाता। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि इन्वेस्टर के 3 एग्जाम में से सबसे ज्यादा रिस्क किसको है? इन्वेस्टर के 3 एग्जाम में से सबसे ज्यादा रिस्क किसको है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताना है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। शायान का कहना है कॉमन शेयर होल्डर्स, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को सबसे ज्यादा रिस्क है। एग्रीड? ओके। अब हमें करना क्या है? हमें ताकि ये देखना है कि ये सारे इन्वेस्टर्स हमसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं या हमसे कितना रिटर्न
रिक्वायर करते हैं। जो भी रिटर्न हमारे इन्वेस्टर्स हमसे रिक्वायर करते हैं, हमें यह कैलकुलेट करना होता है कि हमारे इन्वेस्टर्स हमसे कितना रिटर्न चाह रहे हैं, और इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं वैक। गॉट इट? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी इसको इन शॉर्ट हम ये भी कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब भी थ्रू आउट ड्यूरिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वर्ड यूज करेंगे, तो आपके दिमाग में फौरन से ये आ जाना चाहिए कि इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हम इसमें लिखते हैं कॉस्ट, लेकिन डू रिमेंबर ये हमारी कॉस्ट है नहीं। हम कहते इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कि हमारे कैपिटल की जो सोर्सेस हमने यूज किए हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, लेकिन याद रहे कि ये कंपनी की कॉस्ट है नहीं। इसको सिर्फ लिखा जाता है एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जबकि ये है दरअसल इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जो रिटर्न हमसे हमारे इन्वेस्टर्स रिक्वायर करते हैं उसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है उसके ऊपर तो एक लंबी डिस्कशन और एक लंबा टॉपिक है जो कि हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन इसके बगैर आगे भी नहीं बढ़ा जा सकता। तो मैं आपको आइडिया देता हूं कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये बात ज़हननशीन कर लेंगे। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स देखो यूनिवर्सल टर्म है, एक जनरल टर्म है फॉर ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। सो दिस इज इन्वेस्टर्स required rate of return। अब इसके छोटे छोटे पीसेस बनेंगे। इसकी एक हेडिंग सब हेडिंग बनेगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या आप बता सकते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी? What is cost of equity? Yes, anyone? What is cost of equity? काइंडली मुझे जो मैसेज आप ड्रॉप कर रहे हैं वो या तो एवरीवन पे करें या तो को होस्ट वाले पे करें, बिकॉज मुझे देखो यहाँ पे स्क्रीन चेंज करनी पड़ रही है। फेयर? रबाब, ओके, आप कह रहे हैं कि दिस इज रेट ऑफ रिटर्न। जानम का कहना है कि रेट ऑफ रिटर्न कंपनी रिक्वायर्स। कंपनी कैन नॉट रिक्वायर एनी रिटर्न एक्चुअली, बिकॉज मैनेजमेंट है, एजेंट है। एजेंट का काम सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर होल्डर यानी प्रिंसिपल की वेल्थ बढ़ाना है।
पहला हमने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मकसद है जो आपके तमाम इन्वेस्टर्स हैं वो आपसे कितना रिटर्न रिक्वायर करते हैं। अब मैं इन्वेस्टर को तोड़ रहा हूं। देखिए इन्वेस्टर हमारे पास किन किन फॉर्म्स में मौजूद हैं। इन्वेस्टर्स हमारे पास डेट होल्डर की शक्ल में भी मौजूद है, इन्वेस्टर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर की शक्ल में भी मौजूद है, और इन्वेस्टर हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर की शक्ल में भी मौजूद है। जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं तो उसका मकसद है तमाम इन्वेस्टर्स जो आपसे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसको कहा जाएगा? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? दिस इज शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। वैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने तीनों तरह के इन्वेस्टर्स को मिक्सअप कर दिया, तो उसको हमने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन जब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो इसका मकसद है सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसी तरीके से इसकी दूसरी हेडिंग बनाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मकसद क्या है? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? मैसेज काइंडली एवरीवन पे ड्रॉप करें। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्लीज। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? Yes, correct, Shayan. So it is preference shareholders required return. और तीसरा होता है cost of date. What is cost of date? What do you think is cost of date? Yes, correct, Naveen. So it is date holders required return. मुझे पार्टिसिपेशन काफी कम फील हो रही है। आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स टेक्निकल इशू या आप लोगों की सुस्ती है। मुझे आप लोगों की तरफ से इंटरेक्शन थोड़ा एक्टिव चाहिए होगा। सो काइंडली अपनी टाइपिंग स्पीड को थोड़ा बढ़ाएं, सिर्फ सुने नहीं, सो दैट मुझे भी इंटरेक्शन करने में मजा आएगा फिर, और मैं उतना फिर मोटिवेशन के साथ पढ़ा सकूंगा। फिर तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 3 हिस्सों में तकसीम किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों सोर्सेस में से सबसे एक्सपेंसिव सोर्स कौन सा होगा? कंपनी के लिए सबसे एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा होगा? Prabhav says cost of date. Okay. Anyone else?
Most expensive source of finance for company. Manur says cost of equity. Shayan says same, cost of debt. Bari says cost of debt. देखें, अब हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं. इनमें से सबसे ज्यादा रिस्क किसको है? इनमें से सबसे ज्यादा रिस्क किसको है? तीनों इन्वेस्टर्स में से, बॉन्ड होल्डर को, प्रेफरेंस होल्डर को, या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को? यस, कमिंग बैक टू टॉपिक, आपने कहा कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को. तो सबसे ज्यादा रिटर्न कौन मांगेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उसूल क्या है? कि सबसे जहां पे सबसे ज्यादा रिस्क होगा वहां सबसे ज्यादा रिवॉर्ड होगा. अब सबसे ज्यादा रिस्क ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को है. उस गरीब के ना तो रिटर्न फिक्स्ड है और ना ही उसका प्रिंसिपल फिक्स्ड है. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेसिकली कंपनी के लिए सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस बनेगा. और कॉस्ट ऑफ डेट सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस बनेगा. नाउ लेट्स से कि एक कंपनी ने फंड्स लिए हुए हैं बॉन्ड्स के थ्रू, दूसरा उसने कुछ प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए हुए हैं, और तीसरा उसने कुछ ऑर्डिनरी शेयर्स इश्यू किए हुए हैं. अज्यूम बॉन्ड्स के थ्रू कंपनी ने लिए हैं 60 लाख रुपए. प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू कंपनी ने रेस किए हैं 30 लाख रुपए. और 1,10,00,000 रुपए हमने ऑर्डिनरी शेयर से लिए हुए हैं. तो कंपनी के पास टोटल पैसे कितने हैं? कंपनी ने टोटल कितने पैसे लिए हुए हैं इन्वेस्टर से? करेक्ट, 2 करोड़ रुपए. अब हमें देखना है कि मार्केट में
इन्वेस्टर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता है? क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि काइबोर किस बला का नाम है? एनी आइडिया व्हाट इज काइबोर? इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, ओके। एनीवन एल्स? काइबोर क्या है? असद, यस। सर कराची इंटर बैंक एक्सचेंज रेट ऐसे कुछ होता है। यस, करेक्ट, इट्स कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ऑफर्ड रेट, यस। बेसिकली ये पाकिस्तान में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनेंशियल हब है, तो इसलिए हम उसको नाम रखते हैं कराची। इसी तरीके से यूके में इट इज लाइबोर। जर्मनी में इट इज फाइबोर। यूरोप में इट इज यूरिबोर। फेयर। असद कुछ कहना चाह रहे हो या यू डन? योर हैंड इज रेज्ड। ओके, सो बेसिकली हमने ये देखा कि काइबोर, लाइबोर, फाइबोर, यूरिबोर, ये हर मुल्क का अपना अपना एक इंटरेस्ट रेट होता है। पाकिस्तान में आप इसका नाम पढ़ते हैं कि न्यूज में आता है एज शराय सूद, या जिसको हम नाम देते हैं पॉलिसी रेट। क्या आप में से कोई मुझे इसका मकसद बता सकता है कि पहली बात तो ये सेट कौन करता है, और दूसरी बात काइबोर का क्या मकसद है? व्हाट डज काइबोर मीन एक्चुअली? ओके नवीन, दैट इज करेक्ट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेट करता है। यस असद? सर बेसिकली ये रेट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेट करता है। इस स्काईबोर के अंदर एडिशनल जो है बैंक अपना जो मार्जिन होता है वो सेट करता है 2.5 2% जो भी। तो वो दोनों करेक्ट, मिला के जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बनते हैं जब हम कोई भी लोन या लीजिंग या कोई भी ऐसी चीज कर रहे होते हैं बैंक के साथ। करेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट है। यस एमएल, दैट्स करेक्ट। बेसिकली इन सब को हम कहते हैं, ये हमारे बेंचमार्क रेट्स होते हैं। अब इसमें इंटर बैंक का मकसद क्या होता है? आपने नॉर्मली पढ़ा होगा इंटर कॉलेजेस टूर्नामेंट या इंटर सिटी बस सर्विस। तो यहां पे इंटर का मकसद विदिन नहीं होता है, यहां पे इंटर का मकसद एक शहर से दूसरे शहर या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज। इंटर बैंक मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक। करेक्ट, शायद आपने भी बिल्कुल ठीक कहा, और बारी आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मदद से ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने रेट सेट करता है। और बेंचमार्क का मकसद क्या होता है कि तमाम तर बैंक्स फिर उस काइबोर के बेसिस पे अपने इंटरेस्ट रेट सेट करती हैं। लाइक अगर मैं किसी बैंक को कहता हूं कि मुझे आप गाड़ी दें, तो बैंक मुझे कहता है कि हम आपको इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे काइबोर प्लस
3%। अब काइबोर बैंक के लिए खुद, जब एक बैंक दूसरे बैंक से कर्जा लेगा, जब कोई कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से कर्जा लेगा, तो एक बैंक दूसरे बैंक से जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो काइबोर होगा। मिसाल, कुछ टाइम पहले हमारा काइबोर चल रहा था 13 13.25। अगर मैं इस जमाने में बैंक से गाड़ी फाइनेंस कराऊंगा या करवाता, तो बैंक मुझसे चार्ज करेगा 13.25 प्लस 3%, यानी बैंक को मैं दूंगा 16.25%। आशीष, कुछ कहना चाह रहे हो? यस सर, आई हैव इंटरनेट इशू सर, आपकी आवाज कट रही है बहुत दफा, मतलब सही नहीं आ रही। ओके, अगर किसी और को भी वॉइस ट्रबल हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, बिकॉज अगर मेरी तरफ से इश्यू होगा तो आई कैन रिजॉल्व इट, लेकिन अगर इंडिविजुअली आप लोगों की तरफ इंटरनेट का इश्यू है तो डेफिनेटली आई कैन नॉट हेल्प इट। तो you'll be having the recording, तो उससे आप इसको एक बार रिवीजन दे दीजिएगा। अगर मेरी तरफ से इश्यू है यहाँ, यानी सबको ट्रबल हो रही है, तो काइंडली मुझे मैसेजेस में गाइड कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन मैनेज इट अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब क्या होता है कि मैं अगर बैंक से गाड़ी लेता हूं लीज पे, तो बैंक मुझसे 13.25 जो एक बैंक दूसरे बैंक से लेगा, इंटर बैंक, वो चार्ज करेगा, प्लस 3% बैंक अपना स्प्रेड चार्ज करेगा, मार्कअप। इससे क्या होगा, मैं बैंक से अगर गाड़ी लीज करवाता हूं तो बैंक 16.25% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब होता यह है कि हालात बिगड़ जाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो जाती है, कोरोना की वजह से लेट्स से बिजनेसेस को इम्पैक्ट आ जाता है। अब गवर्नमेंट पे हम प्रेशर डाल रहे हैं कि यार आपने काइबोर इतना हाई किया हुआ है, इसको तो कम करें। हमें किसी को भी अगर बिजनेस करना हो, बैंक से कर्जा लेना हो, तो बैंक तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट क्या करती है, काइबोर को गिरा के 8% कर देती है। बैंक को मैंने कितना देना है, काइबोर प्लस 3%। तो अब मैंने बैंक को कितना फीसद रिटर्न पे करना है, 11%। तो काइबोर बेसिकली क्या है, एक बेंचमार्क है जो कि बैंक्स कंट्रोल नहीं करती हैं। तो आप अगर बैंक से लोन लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, हाउस फाइनेंस करवाते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, अगर आप बैंक के पैसों पर कोई भी मजे लूटेंगे तो बैंक आपसे काइबोर प्लस परसेंटेज चार्ज करेगी। किसी भी मुल्क में जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, पाकिस्तान में जितना ज्यादा काइबोर होगा, हमारा बॉन्ड होल्डर उतना ही बड़ा मुंह फाड़ेगा। नाउ लेट्स से कॉस्ट ऑफ डेट, यानी पाकिस्तान में या हमारी कंपनी से इन्वेस्टर जो फिक्स्ड डिपॉजिट पे रिटर्न चाहता है, अज्यूम वो 8% है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि थोड़ा कम रिस्क
पे है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रिफर्ड कैपिटल। लेट्स से वो है 10%। साहिल कुछ पूछना चाह रहे हो? यस सर। जी। सर ये मुझे ये पूछना था कि ये काइबोर है, इसका बेनिफिट सिर्फ स्टेट बैंक को मिलेगा सर या दूसरी बैंक से उनको भी मिलेगा सर? और ये सर हर साल बढ़ेगा या जरूरी होता है सर ये हर साल बढ़े, या मतलब इसको इंक्रीज करना हो? बताता हूं। पहली बात तो काइबोर का बेनिफिट किसी को भी नहीं होता। ये बैंक्स क्यों कम या ज्यादा करती हैं कि जो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं उस हिसाब से हमारे बैंक्स को ये डिसीजंस लेने होते हैं। मेनली इसका जो ड्राइविंग फैक्टर होता है वो किसी भी मुल्क की इन्फ्लेशन होती है। अगर कोई भी मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी पब्लिक, जो आपके मुल्क में रहने वाले इन्वेस्टर्स हैं, लोग हैं, अगर सालाना महंगाई 8% या 9% है, वो अपने पैसे कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, बिलफर्ज आपके मुल्क में काइबोर चल रहा हो 6%, यानी वो कमा सकते हैं 6% और महंगाई बढ़ रही है 9%। तो इससे क्या होगा, उनकी जो वेल्थ है आपकी पब्लिक की वो हर साल गिरती जाएगी, डीवैल्यू होती जाएगी। गवर्नमेंट को या तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी होती है, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी बंदे बैंक में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कोई भी लोग आपके नेशनल सेविंग स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इतना कम रिटर्न उनको दे रहे हैं जितना कि उनकी महंगाई खा जाती है, तो वो तरजीह देंगे प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, करेंसी में या किसी दूसरी चीज में इन्वेस्ट करने को तरजीह देंगे, शेयर्स में इन्वेस्ट करने को तरजीह देंगे, लेकिन आपके बैंक्स में वो पैसे नहीं रखवाएंगे। तो इसमें फायदा दर हकीकत किसी का भी नहीं है, गवर्नमेंट की भी मजबूरी है। अब गवर्नमेंट ने इतना अरसा, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हुई थी तो उस टाइम पे हमारा जो काइबोर था वो 5.75 था, यानी 5.6% था। अब उसके बाद जैसे ही हमारे पास केयर टेकर गवर्नमेंट आई और पीटीआई गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने देखा कि हमारे पास महंगाई में नहीं आ रही, डॉलर हमारा कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा था, आईएमएफ की तरफ हम लोन के लिए जा रहे थे। अच्छा, अब लोन आपको कौन दे रहे हैं? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दे रहे हैं। तो वो भी कह रहे थे कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। देखिए, हम जितना ज्यादा इंटरेस्ट पाकिस्तान का होगा उतना ही ज्यादा सूद, उतना ही ज्यादा परसेंटेज हमने आईएमएफ को भर के देनी है। तो उसका मुफाद आईएमएफ का है इसमें कि जितना ज्यादा परसेंटेज इंटरेस्ट होगा पाकिस्तान का, उतना ही ज्यादा डेट सर्विसिंग होगी, उतना ही ज्यादा सूद उनको मिलेगा। तो पाकिस्तान की जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उसमें आईएमएफ का अमल दखल है। तो काइबोर बढ़ाने से स्टेट बैंक को फायदा नहीं, किसी बैंक को फायदा नहीं, लेकिन पब्लिक को देखते हुए, मुल्क की हालात को देखते हुए आपको अकॉर्डिंगली अपना इंटरेस्ट रेट रखना पड़ता है। जो स्टेबल कंट्रीज हैं, लाइक आप अगर अमेरिका का सर्च करें, न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क का जो इंटरेस्ट रेट है वो आप सर्च करना, मुझे बताना कि कितना है। इसी तरीके से आप लंदन का लाइबोर सर्च करो, देखो वो कितना है। आप फाइबोर फ्रैंकफर्ट का रेट सर्च करो, जर्मनी का, देखो वो क्या चल रहा है। तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि बाकी दुनिया में इंटरेस्ट रेट, शरह सूद क्या चल रही है और पाकिस्तान में शरह सूद क्या चल रही है। जिस मुल्क की शरह सूद कम होती है मतलब उसकी इकोनॉमी कंट्रोल्ड है, उसकी इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है।
साहिल कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, थैंक यू सर। ओके अच्छा, अब काइबोर जितना मुल्क में चल रहा होगा, यानी मेरा इतने में दे रहा है तो आप इतने में क्यों दे रहे हो, तो इसी तरीके से मैं अगर बॉन्ड इशू करता हूं तो मेरा इन्वेस्टर भी मुझसे उतना रिटर्न मांगेगा जितना के काइबोर चल रहा होगा, जितना के बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको दे रही हैं, जितना के बाकी बैंक्स उसको दे रही हैं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में देखा जाएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिटर्न क्या चल रहा है, इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अज्यूम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिटर्न चल रहा है 14%। अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को 14% से कम रिटर्न देंगे तो वो आपकी कंपनी के शेयर खरीदना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब मार्केट में रिटर्न उनको 14% मिल रहा है तो आपके शेयर्स की तरफ वो क्यों कर आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करें तो आपने उनको उतना ही रिटर्न देना पड़ेगा जितना रिटर्न वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अब जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे तो हमें यह नहीं पता चल सकेगा कि वो कहां से लिए गए पैसे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन सब का करेंगे वेटेड एवरेज। देखो हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं, 2 करोड़ रुपए हैं। इसमें से बॉन्ड्स के थ्रू, डेट के थ्रू कितने पैसे रेज किए गए हैं, 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए का कितना फीसद है, 60 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए का कितना परसेंट है, एमएल इट्स नॉट 60%। अगर 1 करोड़ रुपए होता तो 1 करोड़ रुपए का 60% 60 लाख होता, 2 करोड़ रुपए का कितना परसेंट है। यस हरी अप, 60 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए का कितना परसेंट है, यस देयर, रिस्पॉन्स क्यों नहीं है। 60 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए का कितना परसेंट है, यस करेक्ट उमर, 30%। सो इट इज 60 लाख 2 करोड़ रुपए का 30% है। तो हमने 30% सोर्स यूज किया हुआ है डेट को। प्रेफर्ड कैपिटल 30 लाख रुपीस, 3 मिलियन, 30 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए का कितना परसेंट है, ओके 15%। फेयर। और ऑर्डनरी शेयर आपने लिए हुए हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए, एक करोड़ 10 लाख रुपए 2 करोड़ का कितना परसेंट हुए बाकी,
ओके 55 बनेगा, यस 55 बनेगा। ओके तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेटेड एवरेज। असद, ये जो रेट्स आपने मुझसे शेयर किए हैं प्राइवेटली, ये काइंडली आप एवरीवन पे भेज दें, जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज। थैंक यू फॉर योर सर्च। वन पे सेंड कर दें। असद ने बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स शेयर किए हैं कि यूएस का क्या चल रहा है, लंदन का क्या चल रहा है, इंडिया का क्या चल रहा है और पाकिस्तान का क्या चल रहा है। तो जिस मुल्क का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होता है उसकी इकोनॉमी उतनी ही पुअर मानी जाती है। थैंक यू सर। अच्छा, अब वेटेड एवरेज देखिए हम किस तरीके से कर रहे हैं। आपने 30% फंड्स डेट से लिए हुए हैं और डेट का रेट है 8%। यानी 8% पे हमने अपने फाइनेंस किए हुए हैं, 15% हमने लिए हुए हैं 10% पे। तो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 10% वाले 15% लोग हैं और प्लस बाकी 55% हमने लिए हुए हैं इक्विटी से, जो कि बनता है 14%। हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हुआ? It is 11.6%। ये कहलाएगा इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब हम आगे जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां से कम भी 11.6% रिटर्न जनरेट करके देना है। अगर आपने इतना या इससे ज्यादा रिटर्न जनरेट किया तो आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। लेकिन अगर आपने इससे कम रिटर्न जनरेट किया तो आपकी वेल्थ डाइल्यूट होगी, आपकी कंपनी का मकसद अचीव नहीं हो सकेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो या प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन आपने आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग, नहीं तो फिर हम टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, अब हमें यह पता चल गया कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए करना चाहिए। उस बेसिस पे that is time value of money। मुझे कौन बताएगा व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज पर योर अंडरस्टैंडिंग?
What is time value of money? जो आज पैसा है उसकी फ्यूचर में सर क्या वैल्यू रहेगी सर उसकी? ओके, ठीक हो गया साहिल। यस सर। ओके, बाकी मेरे पास आ रहा है कि आज और कल की वैल्यू में फर्क। मनी यू हैव नाउ इज वर्थ मोर देन इन फ्यूचर, ठीक है, जोहा करेक्ट है। मनी वर्थ टुडे नियर फ्यूचर फेयर, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ करेंसी बेस्ड ऑन फ्यूचर एंड प्रेजेंट। देखिए, मैं इस सारी चीजों से आपको आजाद करता हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की टेंशन में हम नहीं जाते। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। अज्यूम मैं एक मालदार सेठ हूं, और मेरे पास पैसे हैं। मेरे पास एक बंदा आता है जो कि अपनी लाइफ प्रोग्रेस करना चाहता है और एक गाड़ी खरीदना चाहता है। मैं उससे पूछता हूं, यार गाड़ी कौन सी खरीदनी है? तो वो इरादा दिखाता है कल्टस का। मैंने सुजुकी से उसकी मालूम पता की है, वैल्यू पता की है, तो अज्यूम मुझे ये पता चलता है कि वो गाड़ी 20 लाख रुपए की मिलेगी। मैं कस्टमर से ये पूछता हूं कि तुम कितने दे सकते हो? वो कहता है, सर आज तो कुछ नहीं दे सकता सेठ साहब, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उसके लिए अगर होंडा से गाड़ी, सॉरी सुजुकी से गाड़ी खरीदता हूं, तो सुजुकी मुझसे पैसे कब लेगी? उसी टाइम। अच्छा, मैं कस्टमर से ये बात करता हूं कि पेमेंट कैसे करोगे? वो कहता है मैं आपको 5 साल किस्तें बना के दूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं इसको जो भी पैसे दूं, मैं इससे सालाना 15% रिटर्न कमाऊं। अगर आज मैं इसके बिहाफ पे सुजुकी को पेमेंट कर देता हूं 20 लाख रुपए, और गाड़ी में इसको दे देता हूं, ये मुझे पेमेंट करेगा 5 सालों में। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे इससे हर साल कितनी किस्त लेनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मैं उससे 6 लाख रुपए सालाना ले लूं?
वो मुझे कितने सालों तक पेमेंट करेगा? 5 सालों तक। हाँ, 6 लाख रुपए। तो 5 सालों में वो मुझे कितने पैसे देगा? पांच सालों में गाड़ी के ख्वाब देखने वाला शख्स मुझे 5 सालों में कितनी पेमेंट करेगा? करेक्ट, 30 लाख रुपए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने सुजुकी को कितने पैसे दिए हैं? 20 लाख। और सामने से कस्टमर मुझे कितने दे रहा है? 30 लाख। दे दूं गाड़ी? क्या मुझे कस्टमर को गाड़ी दे देनी चाहिए, अज्यूमिंग कि वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, वो धोखा नहीं करेगा, वो मुझे टाइम पे किस्तें जमा करवा देगा? ठीक है, थोड़ी देर के लिए रिस्क फैक्टर को हम हटा देते हैं। आपको क्या लगता है, मुझे उसको ये गाड़ी दे देनी चाहिए? हमजा का कहना है नहीं, उमर का कहना है हाँ। अच्छा, मुझे वो एक्स्ट्रा कितने पैसे दे रहा है? 10 लाख रुपए ना? तो 10 लाख रुपए काफी नहीं है, कम है? हमजा वो आपको 5 साल के बाद नहीं देगा, वो 5 सालों में देता जाएगा, यानी हर साल आपको कुछ ना कुछ पैसे देता जाएगा। ठीक है आशिर, यूटिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल री पे हो रहा है विद एडिशनल फंड्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको बेसिकली इस कॉन्सेप्ट की तरफ ला रहा हूं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी किस चीज को कहते हैं। मैं अभी अपनी बातों में कुछ ड्यूरेशन के लिए इस्लामिक कंसर्न को थोड़ा साइड रखूंगा, हाँ, क्योंकि हम चीजें कुछ ऐसी पढ़ रहे हैं। मैं आपसे जनरली पूछता हूं कि रेंट किसको कहते हो, किराया किसको कहते हो? व्हाट इज रेंट? कॉस्ट ऑफ अवेलिंग एनी सर्विस। श्योर। रेंट किसको कहते हैं? रेंट। मैं फीस नहीं पूछ रहा, आप जेबेस्ट को फीस पे कर रहे हो। मनीष का कहना है मनी पेड बाय फॉर एनी प्रॉपर्टी। ओके, मैं ये ले रहा हूं फॉर एनी प्रॉपर्टी। सही है, रेंट देते हैं सर्विस यूज करने का। ठीक है, मनी पेड फॉर यूज ऑफ समथिंग। ओके मतीन, आपने सही समराइज किया।
सो हम ये कहते हैं कि हम अगर किसी का रिसोर्स इस्तेमाल करें, ठीक है, बारी आपने वर्ड यूज किया प्लेस, तो जब हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी के बदले हम किराया देते हैं, उसको हम रेंट कहते हैं। इसी तरीके से बास कंपनीज अपने जनरेटर किराए पे देती हैं, बास कंपनी अपने प्रोजेक्टर किराए पे देती हैं। कंस्ट्रक्शन में जो भराई होती है उसके लिए लिफ्ट इस्तेमाल होती है, लिफ्टर। बाज अपने बुलडोजर, अपने ट्रैक्टर किराए पे देते हैं, बाज लोग अपनी गाड़ियां किराए पे देते हैं। तो हम इसको समराइज कर रहे हैं कि किसी का भी अगर हम रिसोर्स यूज करें तो उस रिसोर्स के अगेंस्ट हम उसको एक रिटर्न पे करते हैं, एक पैसे देते हैं, मनी पे करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं रेंट का। अब रिसोर्स में मोस्ट कॉमनली प्रॉपर्टी भी आ सकती है, या कोई व्हीकल भी आ सकती है, कोई टूल्स भी आ सकते हैं। ट्रबल है, आवाज में ट्रबल है? एनीवन एल्स? ठीक है ना? तो पॉसिबली हमजा आपके पास इंटरनेट का इशू हो सकता है। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव कनेक्शन हो तो प्लीज स्विच कर लीजिएगा, अदरवाइज मजबूरन हमें रिकॉर्डिंग की तरफ जाना पड़ेगा ना, मतलब आप फिर रिकॉर्डिंग को रेफर कर लीजिएगा। अच्छा, इसी तरीके से जब हम कलर करवाते हैं तो स्टूल चाहिए होते हैं, लेबर अपने लिए कुछ सामान लेके आती है, तो वो तमाम चीजें क्या होती हैं, किराए पे ली जाती हैं। इसी तरीके से रोड बनाने के लिए बुलडोजर किराए पे लिए जाते हैं, खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर किराए पे लिए जाते हैं। तो मैं अगला ये सवाल करता हूं कि मुझसे अगर मेरा कोई पैसा किराए पे ले तो क्या करूं? अगर मैं गाड़ी खरीद के किराए पे देता हूं तो मुझे गाड़ी का किराया देता है। अगर मैं उसको बिल्डिंग खरीद के किराए पे देता हूं तो मुझे बिल्डिंग का किराया देता है। अगर कोई मुझसे मेरा पैसा किराए पे लेके जाए, कहे कि सर 20 लाख रुपए तो दीजिएगा, मैं आपको 5 सालों में वापस करता हूं, तो 5 साल तक जो मेरे 20 लाख रुपए अपने पास रखेगा मैं छोड़ दूं? मैं उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करूंगा उसको आप नाम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट। मैं उसको कहता हूं कि ये मेरे पैसों का किराया है। सही गलत बात कर रहा हूं भाई? अगर मेरी गाड़ी लेके जाते हो तो किराया देते हो, हमारे टूल्स इस्तेमाल करते हो किराया देते हो, प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते हो किराया देते हो, ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हो किराया देते हो। पैसे लेके जाओगे तो पैसों का भी किराया दो, और पैसों के किराए को हम नाम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट। अच्छा, इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी का आप किराया देते हैं, कोई 1 महीना रहेगा तो 1 महीने का किराया देगा, कोई 6 महीने रहेगा 6 महीने का किराया देगा, साल रहेगा साल का किराया देगा। तो भाई जो जितना अरसा हमारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा वो उतने अरसे का हमें किराया देगा। तो आप अगर मेरी गाड़ी लेके जाएं तो आप जितने दिन मेरी गाड़ी अपने इस्तेमाल में रखेंगे मैं उतने दिनों का आपसे किराया लूंगा। इसी तरीके से मेरे पैसे जितने अरसे के लिए
आप लेके जाएंगे, आप मुझे उतने दिनों का, उतने महीनों का, उतने सालों का किराया देंगे। घूम फिर के आ गया। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? किराया। सीधी बात पूछता हूं, आज अगर आप मुझसे लाख रुपए किराए पे लेके जाएं, मैं आपको किराया बांधता हूं 10%। ठीक है, मैं आपको किराया बांधता हूं 10%। 1 साल के बाद जब आप मुझे मेरे पैसे वापस करने आओगे, तो क्या लाख रुपए लेके आओगे? ठीक है, रिपीट कर रहा हूं बात। आप मुझसे लाख रुपए लेके जाते हो किराए पे 1 साल के लिए, मैं आपको 1 साल का 10% किराया लगाता हूं। तो 1 साल के बाद जब आप मुझे अपने पैसे, मेरे पैसे वापस करने आओगे, तो सिर्फ लाख रुपए तो नहीं लेके आओगे ना। अगर लाख रुपए लेके आओगे तो मैं क्या कहूंगा, मैं ले लूंगा क्या आपसे? नहीं, रेंट भी साथ होगा। यस एग्जैक्टली मतीन, अब हम लेंगे 1,10,000 रुपए। करेक्ट रबाब, इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। अब आप क्या कह रहे हैं कि 1 साल बाद के 1,10,000 रुपए आज के लाख रुपए के बराबर है। अगर आप मुझसे पैसे लेके जाएं और फौरन वापस दे, सर सॉरी सॉरी बस मेरा काम हो गया, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अभी अभी आप मुझसे लाख रुपए लें और शाम को वापस आ जाएं, या 5 मिनट 10 मिनट के बाद वापस आ जाए, सर बस वो मेरा काम हो गया, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं आपसे लाख रुपए ही वापस लूंगा ना। आज के आज वापस करोगे तो लाख रुपए लूंगा, लेकिन अगर 1 साल के बाद वापस करोगे तो मैं 1,10,000 रुपए करके लूंगा। सीधी सीधी बात है। आप ये कह रहे हैं कि 1 साल बाद के 1,10,000 रुपए आज के लाख रुपए हैं। भाई अजीब बातें क्यों कर रहे हो? सीधी सीधी बात है, 10,000 रुपए का किराया है। मेरे लाख रुपए तो लाख रुपए ना, वो कौन बढ़ा के ले रहा है यार आपसे? याद रखें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कोई बला नहीं है, किराया है भाई। जितने ज्यादा अरसे के लिए आप मुझसे लेंगे, उतने ज्यादा अरसे का किराया आप मुझे देंगे। अगर आप यही पैसे मुझे दूसरे साल के बाद देते थे, आप मुझसे लाख रुपए किराए पे लेके जाए, मैं आपको 10% किराया लगाता हूं। आप पहले साल मुझे कुछ भी नहीं देते, दूसरे साल मुझे मेरे पैसे वापस करने आ जाते हैं, तो क्या आप 2 साल के बाद लाख रुपए लेके आएंगे क्या? क्या समझे थे? बहुत खुश होगा डॉक्टर। अच्छा, अब मतीन आपने क्या किया, 1,20,000 रुपए लगाए हैं, यानी आपने जो दोनों सालों का किराया लगाया है वो लाख रुपए पे लगाया है। अब मैं तो आपसे किराए पे भी किराया लूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं आपको 4 कमरों का एक मकान देता हूं। पहले साल जितना भी मेरा किराया बनता है, मैं उससे आपको 5वां कमरा बनवा के दे देता हूं। तो पहले मैं आपसे 4 कमरों का किराया ले रहा था, अब मैंने अपने किराए में से 5वां कमरा आपको बना के दे दिया, अब तो मैं आपसे 5 कमरों का किराया लूंगा ना। क्योंकि मुझे जो रेंट मिलना था, वो रेंट तो मैंने आपको फिर कमरा बनवा के दे दिया। तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड, यानी 2 साल के बाद
आप मुझे कितने पैसे देंगे? 1,21,000 रुपए। इसमें 21,000 रुपए 2 सालों का किराया है। और मैं आपसे कितने ले रहा हूं? अपने लाख रुपए वापस। आप पता नहीं कौन सी जुबान बोलने लग गए कि 2 साल बाद के 1,21,000 रुपए आज के लाख रुपए। भाई सीधी बात करते हैं, आप जितना ज्यादा अरसे के लिए मेरे पैसे रोकेंगे, मैं उतना ज्यादा अरसे का किराया आपसे चार्ज करूंगा। इसमें कौन सी फारसी है? सीधी सीधी तो बात है। नहीं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली कोई ऐसा हेडेक नहीं है, पैसों का किराया है। जिस तरह यहां पे हम आते हैं, आप देखें हिसाब किताब क्या बन रहा है। एक बैंकर की मिसाल मैं आपको बताता हूं, उस पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम बैंकर की मिसाल की तरफ आते हैं। अच्छा अब देखो, मैंने सुजुकी को कितने पैसे दिए हैं? 20 लाख रुपए। और मैं क्या चाहता हूं, आपको जो भी पैसे दूंगा वहां से कितना पैसे कमाऊंगा? किराया कितना चार्ज करूंगा? 15%। एक साल तक मेरे 20 लाख रुपए फंसे रहे, जो कि मैंने आपके बिहाफ पे सुजुकी को पे किए थे। तो एक साल में मेरे 20 लाख रुपए पे कितना किराया बन चुका होगा? बीस लाख रुपए का 15% कितना किराया बनेगा? 3 लाख रुपए। अब अगर आप मुझे वापस करना चाहें तो बड़े अदब के साथ 23 लाख रुपए मुझे दे दें। लेकिन हमारी डील क्या हुई है कि आप मुझे 6 साल तक हर साल, सॉरी 5 साल तक हर साल 6-6 लाख रुपए देंगे। आप मुझे इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहे हैं? छह लाख रुपए की। मेरी लैंग्वेज सुनना, आप अगर आके मुझे कहते सर आपने 20 लाख रुपए दिए थे, ये ले 6 लाख रुपए, बाकी 14 लाख रुपए। आप मुझे आके कहें कि सर आपने सुजुकी को मेरे बिहाफ पे 20 लाख रुपए दिए थे, मैं कहता हूं जी। आप कहते सर ये ले 6 लाख रुपए, बाकी मैं आपको दूंगा 14 लाख रुपए। सही बात कर रहा है कस्टमर, या दिमाग खराब हो गया उसका? क्या समझते हैं? गलत बात कर रहा है ना, बेवकूफ है कस्टमर, या हमें समझ रहा है? हम उसको कहेंगे जानी 20 लाख रुपए मैंने एक साल पहले दिए थे, कल की बात नहीं है, एक साल पहले दिए थे। 20 लाख रुपए के ऊपर 3 लाख रुपए का तो किराया ड्यू हो गया। अब जब आप मुझे 6 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 6 लाख में से 3 लाख रुपए का किराया हुआ और 3 लाख रुपए आपने मुझे मेरा प्रिंसिपल वापस दे दिया। तो अभी आपके ऊपर मेरे कितने पैसे बाकी हुए? 20 लाख एक साल पुरानी बात है।
उसके ऊपर 3 लाख रुपए का किराया भी ड्यू हो गया। 6 लाख में से 3 लाख का किराया और 3 लाख रुपए की प्रिंसिपल रीपेमेंट या कैपिटल रीपेमेंट। अभी कस्टमर के ऊपर कर्जा कितना बाकी है? रबाब बस 10 लाख रुपए। मैं ले रहा हूं आपसे गाड़ी। बारिश है 17 लाख रुपए। यस करेक्ट, 17 लाख रुपए। उसने मुझे जो 6 लाख रुपए दिए, 3 लाख रुपए का किराया कटा, 3 लाख रुपए मेरी रीपेमेंट हो गई। रबाब 10% के हिसाब से भी ये नहीं बनेगा। देखो 10% में क्या होगा, 20 लाख का 10% बनेगा 2 लाख। जब वो आपको 6 लाख रुपए दे रहा है तो 6 लाख में से 2 लाख का किराया, 4 लाख रुपए रीपेमेंट। तो अभी भी कस्टमर के पास मेरे 17 लाख रुपए इस हिसाब से और आपके हिसाब से 16 लाख रुपए मौजूद है। ये हो गया पहला साल। दूसरा साल, अब कस्टमर के पास मेरे हैं 17 लाख रुपए बकाया, क्योंकि 3 लाख रुपए उसने मुझे मेरा प्रिंसिपल तो वापस दे दिया। अब 17 लाख रुपए के ऊपर मैं किराया कितना लगाऊंगा? अगर दूसरे साल भी मैं 20 लाख रुपए के ऊपर किराया लगाऊं तो नाजायज ही है। जब उसने मुझे मेरे 3 लाख रुपए वापस दे दिए, प्रिंसिपल वापस कर दिया, तो अब तो मुनासिब नहीं है ना कि मैं 20 लाख रुपए के ऊपर किराया लगाऊं। अब तो बाकी उसके ऊपर कर्जा 17 लाख रुपए है, तो 17 लाख रुपए के ऊपर 15% कर्जा कितना बनेगा किराया? $255। अच्छा, तो दूसरे साल का किराया है 2,55,000 रुपए। वो मुझे हाथ में कितने दे रहे हैं फिर? 6 लाख रुपए। मैं ये कहूंगा यार 6 लाख रुपए में से 2,55,000 रुपए का तो किराया है, वो काटो। बाकी वो प्रिंसिपल की मद में मुझे रीपेमेंट कितनी कर रहा है? छह लाख में से मुझे मेरे पैसे वापस कितने मिल रहे हैं? 6 लाख में से 20 लाख में से कितने पैसे वापस हो रहे हैं? $345। 17 लाख में से 345 और आ गए मेरे पास वापस। तो 17 लाख में से 345 गए, तो बाकी पैसे कितने फंसे मेरे? $13,55,000। तीसरा साल, कस्टमर के पास मेरे पैसे हैं 13,55,000। इस पे किराया कितना लगेगा? फिर 15%। $2,03,250। कस्टमर मुझे कितने देगा? 6 लाख रुपए। 6 लाख में से 2,03,250 रुपए तो
किराया है, बाकी प्रिंसिपल कितना वापस कर रहा है? $396,750। $13,55,000 में से 3,96,750 मुझे वापस मिल गए। अभी मेरे कितने पैसे कस्टमर के पास फंसे हुए हैं? 9,58,250। ये वो मुझे 3 किस्तें दे चुका है, चौथा साल। $9,58,250। अब इस पे किराया चढ़ेगा 15%। इसका 15% किराया कितना बनेगा? $1,43,738। ठीक है, मैं 0.5 को राउंड अप कर रहा हूं। 1,43,738। ओके, राउंड अप कर दिया। भाईजान फिर मुझे 6 लाख रुपए देंगे। तो 6 लाख में से 1,43,738 तो किराया है, बाकी मुझे पैसों का कितना अमाउंट वापस कर रहा है वो? 456,262। तो 9,58,250 में से 4,56,262 उसने मुझे वापस कर दिए। अभी मेरे कितने पैसे कस्टमर के पास बाकी हैं? 5,01,988। लास्ट ईयर कस्टमर के ऊपर मेरे पैसे हैं 501,988। इस पे किराया कितना बनेगा? 15%। $75,298। मुझे देगा वो 6 लाख रुपए। छह लाख में से 75,298 तो किराया है। बाकी रीपेमेंट कितनी कर रहा है? 5,24,702। अब देखिए मेरे पैसे बाकी कितने थे? 5,01,000। वो दे रहा है ज्यादा, तो उसने मुझे ओवर पे कितना कर दिया? क्या अभी भी कस्टमर के ऊपर मेरे कुछ पैसे बाकी रह रहे हैं या जीरो हो रहे हैं साहब? $23,714। ये आ गए। पेड। अगर मैं ये सेटअप उसके साथ रख रहा हूं तो कस्टमर इज एक्चुअली पेइंग मी मोर देन 15% पर एनम। ओके, 22,714, सॉरी।
तो कस्टमर मुझे 15% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अब देखिए कस्टमर मुझे टोटल कितनी पेमेंट कर रहा है, 6 लाख रुपए हर साल, यानी 30 लाख रुपए। मेरा 5 सालों का किराया कितना बनता है, पहले साल किराया ज्यादा है, हर साल किराया फिर कम होता जा रहा है क्योंकि वो मुझे रीपेमेंट करता जा रहा है। तो 5 सालों का कुल किराया कितना है, $9,77,286। अब देखिए मैंने सुजुकी को पैसे दिए थे 20 लाख रुपए, और अगर वो 9,77,286 का किराया भर के दे तो टोटल वो मुझे पे करेगा 29,77,286, जबकि यहां पे कस्टमर मुझे 30 लाख रुपए दे रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको 10 लाख रुपए का फायदा है, क्योंकि 9,77,286 तो किराया है, ये फायदा थोड़ी ना, ये तो किराया है। इसको हम नाम देते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। यहां तक किसी को कोई एरिया समझ में ना आया हो या कहीं पे कंफ्यूजन हो या अपनी तरफ से कोई सिचुएशन बना के देना चाहे तो आप दे सकते हैं। अच्छा, अब बेसिकली हुआ क्या कि मैं किसी बैंक में अकाउंट मेंटेन करता हूं, तो वहां पे कोई क्रेडिट का बंदा बैठा हुआ, वो बार बार कहे सर हमसे क्रेडिट कार्ड ले लें, सर आप हमसे कार ले लें, क्योंकि बैंक ने सिर्फ आप लोगों से पैसे लेने नहीं होते हैं, कस्टमर को अकाउंट खुलवा के उसमें कस्टमर पैसे रखवाता है, तो बैंक आगे वो पैसे फिर कहीं और इन्वेस्ट करता है ना। फिर किसी को क्रेडिट कार्ड में दे दिए, किसी को ओवरड्राफ्ट में दे दिए, किसी को घर बनाने के लिए दे दिए, किसी को गाड़ी खरीद के दे दी। तो बैंक का काम होता है कि आगे कहीं ना कहीं किसी को उधार पे दे ताकि वो फिर उसको इंटरेस्ट पे करे। जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे लोग करंट अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक में पैसे रखवाते हैं, बैंक उनको कोई भी रिटर्न नहीं देता, जितने पैसे आपके पड़े होते हैं वही पैसे बैंक आपको वापस करता है। बैंक दर हकीकत करता क्या है, हमारे उन पैसों को कहीं आगे इन्वेस्ट कर देता है। अच्छा, अब वो मुझे कहने लग गया कि सर हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत कम है, करीबन आपको कोई 8 या 9% पड़ेगा। ये उस वक्त की बात है जब काइबोर 13.25% था। तो मैंने उनको कहा कि यार बड़े मेहरबान हो, और जहां आपका खुद का खर्चा, जहां काइबोर 13.25% है, जहां एक बैंक दूसरे बैंक से कर्जा लेगा 13.25% पे, आप मुझे गाड़ी खरीद के देंगे और मुझसे 8 या 9% लेंगे। तो कहने लगा हाँ। मैं कहा कैसे? बोला आपको गाड़ी कौन सी चाहिए? तो मिसाल मैंने उनको कह दिया कि आप मुझे सिविक निकाल के दे दें, अज्यूमिंग ₹40 लाख की उस टाइम पे सिविक की आवाज आ रही थी। तो वो हमें बोलते हैं डाउन पेमेंट कितनी करेंगे। डाउन पेमेंट मतलब कि आप इसमें कितना हिस्सा डालेंगे।
तो उसने मुझे कहा कि आप एक काम करें 30% डाउन पेमेंट कर दें। यानी 40 लाख रुपए होंडा को जाएंगे, जिसमें 12 लाख रुपए मैं दूंगा तो अगर 40 लाख रुपए में से 12 लाख मैं दे रहा हूं तो बैंक कितना दे रहा है? बैंक ने अपनी जेब से फंसाए 28 लाख रुपए। अच्छा, अब शेड्यूल बना के उसने मुझे दिखाया कि पूरे 5 सालों में इंटरेस्ट कितना बनेगा। मिसाल हम यूं देख लें, ऊपर वाले सवाल में देखो, हमारे 5 सालों का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, किराया कितना बन रहा है, 977,286। तो उसने क्या किया, उसने कहा देखें हम आपसे 5 सालों में ये लेंगे इंटरेस्ट। मैंने कहा ठीक है, और बोला देखें हमने पैसे कितने फंसाए, $20 लाख। तो ये जो किराया है, जो इंटरेस्ट है, वो 20 लाख का कितना फीसद है? ये बना 48.86। और ये कितने सालों का है? ये है 5 सालों का। तो 1 साल का कितना बनेगा? इस मिसाल में बन रहा है 9.77% पर ईयर। बिलाल आप मेरी कैलकुलेशन देखें, 15% नहीं बन रहा है। थोड़ी देर के लिए मेरी उस मैनेजर से डिस्कशन को छोड़ दें, क्योंकि उसके लिए हमें पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। मैं ये हटा रहा हूं। हम इस पे आ रहे हैं। वो क्या कर रहा था कि मैंने 5 सालों में जितना भी इंटरेस्ट पे करना है उसको डिवाइड किया उसने लोन अमाउंट से, और फिर मल्टीप्लाई किया 1 डिवाइडेड बाय लीज टर्म, यानी जितने सालों का मुआहदा है। तो ये बताया कि ये आपको बनेगा कॉस्ट पर एनम। जिस तरह इस सवाल में टोटल 5 सालों में मैं इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं, 9,77,286। और कर्जा आपने बैंक से कितना लिया, सेठ साहब से कितना कर्जा लिया, 20 लाख रुपए। तो ये कैलकुलेट होने करने लग गए कि आपका 20 लाख रुपए के ऊपर पर एनम किराया बनता है 9.77। तो मैंने उनको कहा कि भाईजान कि अब हर साल इंटरेस्ट 20 लाख पे क्यों लगा रहे हैं? तो कहने लगा सर हमारी तरफ से ना। तो मैंने कहा खाल साहब बात सिंपल है, 20 लाख रुपए आप अगर मुझे कर्जा देते हैं तो पहले साल में मैंने जो 6 लाख रुपए दिए
उसमें से 3 लाख रुपए तो आपको वापस मिल गए। अगले साल तो आपने जो मुझे कर्जा दिया है वो तो 17 लाख रुपए दिया है ना, अगले साल तो 17 लाख रुपए पे कर्जा लगा, इंटरेस्ट लगा है ना, 20 लाख पे क्यों लगा रहे हैं? तो इस मिसाल में देखें, जो बैंक मैनेजर की कैलकुलेशन है, अब से वो 9.77% पर एनम थ्रो आउट लगाता जा रहा है 20 लाख रुपए पे हर साल। तो मैंने जब उसको बोला कि भाईजान, जैसे जैसे मैं आपको आपका प्रिंसिपल वापस करता जाऊंगा, आप इंटरेस्ट 20 लाख रुपए पे लगाना जारी नहीं रखेंगे, आप रिड्यूस्ड अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाते जाएंगे। तो उसने कहा सर अब हम तो मार्केटिंग के बंदे हैं, तो हमें हेड ऑफिस से जो कम्युनिकेट किया जाता है हम वो आपको बता सकते हैं, लेकिन फाइनेंस में हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। तो अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, क्या कैलकुलेट होता है, उसमें हमें कुछ नहीं पता होता। हमें सिर्फ हेड ऑफिस से ऐसा बोला जाता है कि आप यूं करके बताओ, हम वैसे करके बता देते हैं। तो मैंने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन किसी और को बता देना, हमें नहीं बताओ। इश्यू इसके, हम क्योंकि फाइनेंस के बंदे हैं, हम फाइनेंस के ग्रेजुएट्स हैं या हम फाइनेंस में पढ़ लिख रहे हैं, तो अगर हमें भी कोई पहना जाए ना ऐसी, तो जिन रिश्तेदारों के साथ हम जाएंगे या जिन घर वालों के साथ हम जाएंगे गाड़ी लीज पे लेने, और हम भी अगर ये पट्टियां पढ़ के आ जाएंगे, तो बड़े फूल चढ़ाएंगे हमारे ऊपर ये कि अच्छा किया तुमने बीबीए में फाइनेंस पढ़ा हुआ है या तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में फाइनेंस पढ़ा हुआ है। तो बेहतर होता है कि हम सिर्फ उसको सिलेबस तक लिमिट ना रखें, हम चीजों को समझें, हम कैलकुलेशन को समझें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी और किसी चीज का नाम नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिर्फ और सिर्फ रेंट ऑन मनी है। देखो पैसा भी हमारा एक रिसोर्स है, जिस तरह गाड़ी एक रिसोर्स है, जिस तरह मकान एक रिसोर्स है। हम कोई भी रिसोर्स जब किसी और को इस्तेमाल के लिए देते हैं, तो उसके इस्तेमाल के ऊपर हमें किराया मिलना होता है। इसी तरीके से अगर मैं पैसे किसी को किराए पे दे दूंगा, तो मुझे पैसों का भी किराया पे करेगा। नाम हम उसको देते हैं इंटरेस्ट, और उसको हम कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सॉरी शायद जो हमने टेबल बनाया है, इसको हम एन्युटी टेबल नहीं बोल सकते, ये अमोर्टाइजेशन टेबल कहलाती है। और ये अमोर्टाइजेशन टेबल बड़ा फ्रीक्वेंटली हम बनाएंगे फाइनेंस में। तो इसको आप नेक्स्ट क्लास से ये जरूर कोशिश करें कि आज अगर कैलकुलेटर यूज किया है या बहुत सारे, आई वुड सजेस्ट कि आपकी कंप्लीट पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगर आप अपने साथ साइंटिफिक कैलकुलेटर रखेंगे तो और भी बेहतर होगा। मैं इसमें आपको कुछ टेक्निक सिखाऊंगा कि ये टेबल हम शॉर्टकट में किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मौकिफ और पॉइंट यही रहा है कि आप में हाथ में आया है, तो मैं आपको जितनी प्रैक्टिकल मैक्सिमम चीजें सिखा सकता हूँ, प्रैक्टिकल सिखाऊं, एग्जाम पास हो जाएगा। उसकी उसकी ज्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप लोग पेपर के हवाले कुछ खास अचीव कर पाएंगे और ना ही प्रैक्टिकली। मैं ये जरूर देखता हूं कि कल को आप दुनिया में कहीं भी देखो, फाइनेंस में तो आपको उठना बैठना होगा। तो किसी के आगे अगर कोई आपको मोतबर करके लेके जाता है कि यार चलो ये कोई फाइनेंसिंग के मसले हैं समझाओ, तो आप लोग एटलीस्ट थोड़ा खेल सको। आपकी टेक्निकलिटीज होनी चाहिए उसमें। रिसेंटली